रघुराम का हाईवे पर अपना ढाबा नाम से एक होटल चल रहा था। ढाबे की रसोई में जो खाना बनता था उसे बनाने की जिम्मेदारी नैना रानी पर थी। नैना रानी खाना बनाने में इतनी कुशल थी कि उसके बनाए खाने को लोग हद से ज्यादा पसंद करते थे और इसीलिए हाईवे पर से गुजरने वाली हर तीसरी गाड़ी खाना खाने के लिए उसी के ढाबे पर रुकती थी। आमदनी के नाम पर पैसा बरस रहा था, इसीलिए रघुराम खुशी से फूला नहीं समाता था। अरे कसम ताने पानी की नैना रानी, तेरे बनाए खाने की जितनी तारीफ की जाए कम है। यह तो आपका बड़प्पन है सेठ, वरना खाना हाईवे पर सफर करने वाले लोगों का मनपसंद ढाबा था और उसी के खाने की बदौलत रघुराम का ढाबा दूसरों से बेहतर चल रहा था। पर नैना कोई ट्रेंड शेफ नहीं थी, वह एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। घर में एक छोटा भाई और बूढ़े माँ बाप थे। भाई नमन को वही पढ़ा रही थी। घर की आर्थिक हालत बहुत कमजोर थी, इसलिए नैना एक दिन काम ढूंढते हुए रघुराम के ढाबे पर आती है। सेठ, क्या आपके ढाबे पर कोई काम मिल सकता है? कसम दाने पानी की छोरी, तुम बड़ी नादान लगती हो। भला क्या काम दूं तुमको? बर्तन वर्तन धोने का काम ही कर सकती हो तुम। अरे ना ना सेठ, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। क्या आप मुझे अपनी रसोई में काम नहीं दे सकते? कसम दाने पानी की, आखिर कैसे भरोसा करूं कि मेरे ढाबे में जो रसोइये हैं तुम उनसे बेहतर खाना बना सकती हो? वो तो खाना बनाकर दिखाने से ही पता चलेगा सेठ। अरे कसम दाने पानी की, बात में तो दम है। रघुराम सेठ नैना से बात ही कर रहा होता है कि तभी ढाबे में बैठे नवीन नाम के ग्राहक की आवाज सुनाई देती है। ओफो, दाल मखनी में कोई स्वाद है, नहीं सब्जी में। कोई अच्छा वाला कुक नहीं है तुम्हारे ढाबे में? अरे ये कैसे खाना बनाते हो? साहब, हमारे ढाबे में तो सभी कुक अच्छे वाले ही हैं। आज तक तो किसी ने खाने को लेकर कोई शिकायत नहीं की। तो क्या मैं बेवकूफ हूँ जो शिकायत करने लगा? आज मैं तुझे खाना बनाने का मौका दे रहा हूँ। अगर तू इस ग्राहक की पसंद का खाना बनाने में सफल हो गई तो समझ तेरी नौकरी पक्की। मुझे आपकी शर्त मंजूर है सेठ। यह कहकर नैना उस नवीन के लिए खाना बनाती है और वह खाना नवीन को बहुत पसंद आता है। वाह भाई, मान गए। ये खाना तो बड़ा ही लजीज बना है। दाल मखनी की तो पूछो ही मत, बड़ा अनोखा स्वाद है। अरे कसम दाने पानी की, अब तो खुश होना भाई। हाँ, अब तो हर बार खाना खाने को आपके ढाबे पर ही रुका करूंगा। यह सुनकर रघुराम बहुत खुश होता है और उसी दिन से रघुराम के ढाबे की रसोई नैना के हाथ में आ जाती है। नैना का बनाया खाना लोगों को इतना पसंद आता है कि कुछ ही दिनों में रघुराम का ढाबा पहले से बहुत अच्छा चलने लगता है। इससे रघुराम तो खुश होता ही है, साथ ही नैना को भी अच्छी पगार मिलने लगती है। अरे कसम दाने पानी की, अरे नैना रानी, तुमने मुझसे भाई की फीस के लिए पैसे मांगे थे ना? जी सेठ, 5,000 रुपए मांगे थे। कसम दाने पानी की, ये लो पैसे पूरे 5,000 हैं, गिन लो। नहीं सेठ, आपने गिन लिए हैं तो पूरे ही होंगे। मुझे भरोसा है आप पर। कसम दाने पानी की, बात तो ये भी सही है, मैं हूँ ही भरोसे के लायक। रघुराम की रसोई में काम मिलने के बाद नैना का घर भी अच्छे से चलने लगता है और उसके भाई की पढ़ाई भी बढ़िया चलने लगती है। अब साथ ही नैना अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने भी देखने लगती है। देख नमन भाई, तू खूब मन लगाकर पढ़ाई कर। जानता है, मैं तुझे ये दुनिया का सबसे बड़ा शेफ बनाने का सपना देख रही हूँ। अरे उससे क्या होगा बेटी, ये अफसर थोड़ी ना बन जाएगा। अफसर किसे बनना है बापू, हमें तो हाईवे पर सबसे सुंदर ढाबा खोलना है। दोनों बहन भाई मिलकर चलाएंगे ढाबा। उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा बेटी? वो हम जमा कर लेंगे माँ, बस नमन अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। समय बीतता जाता है और सब कुछ ठीक चलता जाता है, मगर फिर एक दिन अचानक ही नैना की जिंदगी में दुर्भाग्य दस्तक देता है। एक दिन रघुराम सेठ अपने ढाबे से घर जाता है तो अचानक ही उसकी सेहत बिगड़ जाती है और वह बिस्तर पकड़ लेता है। कसम दाने पानी की, सुमन, मेरी बीमारी तो लगता है अभी इतनी जल्दी ठीक होने वाली नहीं है। मुझे तो अपने ढाबे की चिंता है। आप ढाबे की चिंता बिल्कुल भी ना कीजिए, हमारा बेटा अमर संभाल लेगा ढाबा। हाँ पिताजी, आप आराम कीजिए, अब ढाबा मैं देख लूंगा। अगले ही दिन से रघुराम सेठ की जगह ढाबे पर उसका बेटा अमर जाने लगता है। एक दो दिन तो ठीक ठाक गुजर जाते हैं, फिर जल्दी ही अमर अपने ढाबे में आने वाली ग्राहकों की भीड़ देखकर कुछ नया करने की सोचने लगता है। ढाबा तो काफी अच्छा चल रहा है, अगर इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो ये किसी शानदार होटल की तरह कमाई दे सकता है। अमर पढ़ा लिखा नौजवान था और शहर के होटलों और रेस्टोरेंटों में उसने खूब पार्टियां की थी। वह उनकी शान शौकत और व्यवस्था से भी काफी प्रभावित था, इसीलिए अपने ढाबे का हाल देखकर उसके मन में एक नया विचार आता है और एक दिन वह घर आकर रघुराम सेठ से कहता है, पिताजी, ढाबा तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और आपने ढाबे के स्टाफ और उसकी साज सजावट पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। कसम दाने पानी की, बेटा, हमारे ढाबे के स्टाफ में कोई कमी नहीं है, सब अनुभवी लोग हैं। और रही बात साज सजावट की, तो वो भी ठीक ठाक है। तू ज्यादा मत सोच, अब बस मेरे ठीक होने तक वहां जा, फिर मैं खुद देख लूंगा। आपके ढाबे में कोई भी ट्रेन शेफ या वेटर नहीं है, देसी लोगों के हाथों में ढाबा सौंप रखा है आपने। ऐसे तो ढाबा कभी भी बड़ा होटल बन ही नहीं पाएगा। कसम दाने पानी की, बेटा, जो भी है अच्छा चल रहा है और जिन्हें तुम देसी लोग कहते हो ना, वो सब अनुभव के धनी इंसान हैं। उनका मुकाबला तेरे ट्रेन शेफ कर नहीं सकते, समझा? यह कहकर रघुराम सेठ अमर का मुंह बंद कर देता है और वह कुछ नया सोचने की बजाय ढाबे के काम पर ध्यान देने लगता है। मगर फिर एक दिन रघुराम सेठ की तबीयत बहुत अधिक खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में दाखिल कराना पड़ता है। मगर अस्पताल के डॉक्टर जवाब दे देते हैं, मिस्टर अमर,
आपके पिताजी का बचवाना बड़ा मुश्किल है, फिर भी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग कोशिश तो कीजिए, बाकी जो भगवान को मंजूर होगा वो तो होना ही है। डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बावजूद रघुराम सेठ का जीवन नहीं बच पाता। उनका देहांत हो जाता है और उनके देहांत का सबसे अधिक दुख बेचारी नैना को होता है। रघुराम सेठ नहीं रहे, अब जाने क्या होगा। उनके रहते तो किसी चीज की कमी नहीं थी और अब उनका बेटा पता नहीं क्या करेगा। फिर पिता की मौत के बाद जैसे ही अमर ढाबे पर आता है, उसके आते ही ढाबे का माहौल बदल जाता है और ढाबे के सभी पुराने स्टाफ पर तो जैसे आफत ही आ जाती है। देखो नैना, पहले सेठ जी ने ढाबा कैसे चलाया या कैसे नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पर अब ये ढाबा नए स्टाइल से चलेगा। अब इसमें आप सबके लिए कोई काम नहीं, आप सब अपना आज तक का हिसाब लो और घर जाओ। पर सेठ, ढाबा तो हम अच्छे से चला रहे हैं, फिर भी मैं तुम सबको नौकरी से निकाल रहा हूँ, क्योंकि अब इस ढाबे में स्पेशल ट्रेंड स्टाफ ही काम करेगा। यह कहकर अमर ढाबे के सब पुराने कर्मचारियों को हटा देता है और इससे बेचारी नैना के तो सपने ही टूट जाते हैं। कहाँ अपना ढाबा खोलने के सपने देख रही थी, लगता है अब तो रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। बेटी, तुम तो हिम्मत वाली हो, फिर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम बहुत अच्छा खाना बना लेती हो, फिर हाईवे पर अपना खुद का खाने का स्टॉल क्यों नहीं लगा लेती? हाईवे पर से तो सब तरह के लोग गुजरते हैं। पिताजी, आइडिया तो आपका बहुत अच्छा है। अमीर लोग ना सही, गरीब लोग तो खाना खा ही सकते हैं। बस पिता का यही मशवरा नैना की ताकत बन जाता है और वह जल्दी ही रघुराम सेठ के ढाबे के पास ही अपना खाने का छोटा सा स्टॉल लगाने लगती है। खाना वह हर तरह का बना लेती थी और खाना बहुत लजीज भी बनाती थी, इसीलिए कुछ ही दिनों में उसका स्टॉल काफी अच्छा चलने लगता है। मटर पनीर तो बहुत ही अच्छा बना है भाई, ऐसा तो किसी बड़े होटल में भी नहीं बनता। हाँ भाई, आपके खाने की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। देखना एक दिन तुम्हारा ये खाने का छोटा सा होटल हाईवे का बहुत बड़ा ढाबा बन जाएगा। अरे ऐसी किस्मत कहाँ भाई, उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए। काम अच्छा चले तो पैसा आने में देर नहीं लगती। भगवान करे तेरी बात सच हो भाई। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और नैना अपने खाने के स्टॉल से अच्छी कमाई करने लगती है और उधर अमर अपने ढाबे की साज सजावट करके और नया ट्रेन स्टाफ रखकर भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाता। उसका ढाबा पहले से भी कम चलने लगता है, खर्चे बढ़ जाते हैं और आमदनी कम हो जाती है। अरे माँ, ढाबे पर पैसे लगाने और नया ट्रेन स्टाफ रखने पर भी ढाबा ठीक से चल नहीं रहा है। बेटा, तुमने अपने पिता की बात न मानकर अच्छा नहीं किया। अरे माँ, कुछ भी नहीं किया। आज कम चल रहा है तो क्या हुआ, कल को बहुत अच्छा भी चलेगा। देखना, एक दिन अपने ढाबे को 5 स्टार होटल में बदल दूंगा। अगर तूने यह कर दिखाया तो तेरे पिता की आत्मा गदगद हो जाएगी बेटा। पर अमर जो भी कोशिश करता वही उल्टी पड़ती। उसका ढाबा धीरे धीरे लोगों के दिलों से उतरने लगता है और लोग उसके ढाबे पर रुकने की बजाय नैना के स्टॉल पर रुकने लगते हैं। अब नैना का स्टॉल मेले जैसा दिखने लगता है और कमाई वो तो बहुत अच्छी होने लगती है। स्टॉल पर काम करने के लिए नौकर भी रख लिए जाते हैं। साहब, कुछ और चाहिए क्या? अरे रायता बड़ा स्वादिष्ट बना है भाई, थोड़ा रायता और बैगन का भरता और ले आओ। अभी लाए साहब। समय बीतता जाता है और नैना धीरे धीरे कमाई करके अमीर होती जाती है। अब वह अपने स्टॉल की कमाई से एक खाली पड़ा छोटा सा ढाबा खरीद लेती है और उसे अपनी रसोई के नाम से चलाने लगती है। उसका यह छोटा सा ढाबा भी लोगों की पहली पसंद बन जाता है। इधर अमर का ढाबा लगभग बंद होने की कगार पर पहुंच जाता है और वह नैना के ढाबे की भीड़ देखकर सोचने लगता है, शायद पिताजी ठीक कहते थे, केवल पेंट होने से कुछ नहीं होता है, आदमी का अनुभवी होना ही काम आता है। अब इस नैना को ही देख लो, मेरी नौकरी से हटाने पर भी आज एक छोटे से ढाबे की मालकिन बन बैठी है। इसकी मेहनत और अनुभव का ही तो कमाल है। धीरे धीरे नैना का ढाबा कुछ और उन्नति कर जाता है, मगर अमर को अब अपने पुराने स्टाफ को हटाने का पछतावा होने लगता है, खास तौर से नैना को हटाने का, क्योंकि अब उसकी समझ में आ जाता है कि वह नैना ही थी जिसके बनाए खाने के कारण उनका ढाबा अच्छा चल रहा था। इसीलिए अब वह नैना को नौकरी से निकालकर पछताने लगता है। माँ, लगता है नैना के बनाए खाने से ही हमारा ढाबा अच्छा चल रहा था। पर उसके खाने में ऐसा क्या है बेटा? वो तो मैं जानता नहीं, पर उसने अपने खाने के बल पर थोड़े ही दिनों में एक छोटा सा ढाबा बना लिया। आज उसकी अपनी रसोई हमारे ढाबे से अच्छी चल रही है। अच्छा, यह बात है तो तू घबरा मत बेटा। अब नैना की अपनी रसोई के साथ साथ नैना और तेरा यानी तुम दोनों का ढाबा भी बहुत अच्छा चलने लगेगा, समझा? नहीं समझा माँ, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? बेटा, तेरे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं तेरी शादी नैना से करवाऊंगी। क्या? फिर तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वह इसलिए बेटा, क्योंकि मैं नैना को परखना चाहती थी, देखना चाहती थी कि जो तेरे पिताजी उसके बारे में कह रहे थे वह सच भी है या नहीं। मगर वो सब सच ही निकला। अब तू अपने मन की बात बता, क्या करेगा नैना से शादी? अरे माँ, ये भी क्या पूछती हो? नैना जैसी लायक लड़की से शादी करने को भला मैं मना कैसे कर सकता हूँ? तो ठीक है, मुझे पता था कि तू मना नहीं करेगा, इसीलिए मैंने नैना के माता पिता से मिलकर तुम दोनों की शादी की बात पहले ही पक्की कर ली है। यह कहकर सुमन उनकी शादी की बात आगे बढ़ाती है और फिर दोनों की धूमधाम से शादी कर देती है। शादी के बाद नैना अमर के साथ मिलकर उसके ढाबे को चलाने लगती है, साथ अपने ढाबे को अपने भाई को दे देती है और दोनों ढाबे अच्छे चलने लगते हैं।
इस तरह नैना का अपना ढाबा बनाने का सपना भी पूरा हो जाता है और रघुराम सेठ का वादा भी पूरा हो जाता है।